कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान एक मुलजिमा का अंदाज नहीं बल्कि पूरे निज़ाम का चेहरा अया हुआ। अनमोल पिंकी, जिसे कोकेन क्वीन कहा जा रहा है, अदालत में इस एतमाद के साथ दाखिल हुई जैसे कानून उसके लिए कोई रुकावट ना हो, ना हथकड़ी ना खौफ, बल्कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आम शहरी तो क्या अक्सर बाअसर अफराद को भी नसीब नहीं होता। ये मंजर महज एक पेशी नहीं बल्कि एक सवाल था, वही सवाल जो इस केस के हर पहलू से उभर रहा है। ये वही मुलजिमा है जिस पर अरबों रुपए मालियत की मनशियात के नेटवर्क को चलाने, नौजवानों तक कोकेन और आइस समेत मुख्तलिफ ड्रग्स पहुंचाने और एक मुकम्मल सप्लाई चेन बनाने और चलाने के इल्जामात हैं। तफ्तीशी मालूमात के मुताबिक पिंकी ने ना सिर्फ अपनी लैब बनाकर अपने ब्रांड्स के साथ मनशियात फरोख्त की, बल्कि कानून से बचने के लिए अपनी बायोमेट्रिक शनाख्त तक मस्क कर डाली। पुलिस से बचने के लिए कभी चकमा दिया तो कभी करोड़ों रुपए रिश्वत दी और एक ऐसा निजाम कायम किया जो उसकी गिरफ्तारी के बावजूद चलता रहे। पिंकी मुबैना लीक ऑडियो में पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए कह रही है कि हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अगर एक मुलजिम इस हद तक पूरे एतमाद हो कि गिरफ्तारी से पहले ही निजाम का मजाक उड़ा रहा हो, तो सवाल उसके रवैये के साथ साथ उस निजाम पर भी उठता है जिसने उसे ये एतमाद दिया। अहम सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ महज एक फर्द की जहानत और जुर्रत का नतीजा हो सकता है? दुनिया भर से मिसालें इसका जवाब नफी में देती हैं। जनूबी अमेरिका के ड्रग कार्टेल्स हों या भारत, म्यांमार, एक्वाडोर समेत कई ममालिक में सामने आने वाले नारकोटिक्स नेटवर्क्स, हर जगह एक चीज मुश्तरक रही है और वो है सियासी और इंतजामी सरपरस्ती। ये कम अज कम वो खामोशी जो ऐसे धंधों को पनपने देती है। मनशियात का कारोबार कभी तन्हा नहीं चलता, ये ताकत, रसाई और तहफ़्फ़ुज़ के एक पेचीदा और मुनज़्ज़म निज़ाम का हिस्सा होता है। इसी तनाजुर में ये बुनियादी सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या कोकेन क्वीन पिंकी वाकई बगैर किसी पुश्त पनाही के एक मुकम्मल सल्तनत चला रही थी, या फिर हम एक बार फिर असल किरदारों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक चेहरे को कहानी का इख्तिताम बना रहे हैं? इसी पर पैनल से गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। कोकेन क्वीन पिंकी को निजाम की बेबसी पर इतना यकीन क्यों? शहजाद चौधरी साहब। आयशा, पिंकी असल में एक खातून तो है, एक शख्स है, लेकिन वो असल में एक आईना भी है। वो आईना है जिसमें जब निज़ाम, रियासत और ये पूरा समाज जब अपना आपको देखता है तो आगे पिंकी नजर आती है। और ये जो पिंकी है ये आपका मुंह चढ़ा रही है, ये आपका मजाक उड़ा रही है, तमस्खर उड़ा रही है। ये पिंकी असल में आपके मुंह पे एक तमाचा मार रही है। ये बिल्कुल एक हकीकी, यानी जो मैं समझता हूं कि जो हम सब मिलके नहीं कर सकते वो इसे पिंकी ने करके दिखा दिया है, इस रियासत को, इस सियासत को, इस पूरे समाज को, कि ये आपकी असल हकीकत है। कभी आपको उसमें कुछ खराबी नजर आती है तो आप असल में खराबी आपके यहाँ अपने नजर आती है। कभी उसके चाल चलन में, कभी उसके किस चीज में, पहनावे में, कभी उसके अंदाज में। ये आपकी शक्ल है, ये आप हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हम हैं, ये हमारा ही चेहरा है। हम उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जहां पर के जो पिंकी की शक्ल में नजर आ रहा है वो असल में, मुझे बताइए, अभी कुछ चंद अर्सा पहले, कुछ माह पहले, 2-4 साल, कुछ साल पहले, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की बातें की जा रही थी, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आपने कितना खूबसूरत जुमला बोला अपने इब्तिदाई में, सियासी और रियासी तहफ़्फ़ुज़, सियासी और रियासी तहफ़्फ़ुज़। इसके बगैर कोई पिंकी और इंतजामी तहफ़्फ़ुज़, इसके बगैर कोई पिंकी कायम नहीं रह सकती। ये सब कुछ इस निज़ाम का हिस्सा है, इस रियासती निज़ाम का हिस्सा है, इस इंतजामी निज़ाम का हिस्सा है। पुलिस, ये है आपकी पुलिस भी, लेकिन पुलिस को क्यों, अकेले को क्यों हम उसकी जिम्मेदार ठहराएं? पूरा निज़ाम ही हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो जो पिंकी है वो आपको नजर आ रही है। अब आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? आपने इतनी मईशत, इतनी सफारतकारी, हर चीज जंगें करके देख ली, लेकिन इस पिंकी का हम कुछ नहीं कर सके, जो पिंकी हमारे सामने आ रही है। लेकिन है ये हकीकत, दुरुस्त हो गया। और काश के किसी को शर्म आए, हमारे मुल्क के अंदर हम सबको अपना चेहरा देख के नजर आए कि ये असल में हमारी असल हकीकत। ठीक हो गया।
रजा साहब, दुनिया भर में नॉरकोटिक्स की तारीख देखें, जो हम बात करें सियासी और इंतजामी सरपरस्ती साबित शुदा नजर आती है इस निज़ाम को, इसकी चेन को चलने के लिए, अमेरिका से लेकर भारत तक जहां भी बात करें। क्या आपके ख्याल में ये कोकेन क्वीन जो अपना पूरा स्ट्रक्चर या निज़ाम चला रही थी, बगैर किसी सरपरस्ती के ये सल्तनत चला रही थी? मुमकिन है आयशा, ये तो नामुमकिन है कि वो बगैर सरपरस्ती के ये चला रही थी। आपको भी मालूम है और हमारे नाज़रीन को भी मालूम है कि पाकिस्तान के कोने कोने में इस तरह के, चाहे ये मनशियात फरोशी हो, चाहे चोरी चकारी या डाका या और सीरियस क्राइम हर लेवल का, वो पुलिस की शमूलियत और उनकी बैकिंग के बगैर होता ही। और उसमें सिर्फ पुलिस नहीं होती, उसमें जो इलाके के ताकतवर लोग होते हैं, अगर ये रूरल एरिया है तो वहाँ के जागीरदार या जिम्मेदार या ठेकेदार, अगर ये शहरी इलाका है तो वहाँ पर और किस्म की ताकत के मराकज़ होते हैं। ये इन सब का एक नेटवर्क होता है और यही वजह है कि पिंकी के, ये बिल्कुल सही कहा कि पिंकी सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है जिसका भी जिक्र हो रहा है, ये एक निज़ाम, एक नेटवर्क का एक सिंबल है। और मसला ये है कि ये वाला केस भी मैं ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि इतनी ज्यादा इसको तवज्जो मिलने के बावजूद भी आपकी उम्मीद नहीं है, मगर वजीर दाखिला सिंध कल से बहुत चैनल्स पे नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ पिंकी बाहर नहीं आएगी। अब पता नहीं किस उसमें वादा किया है। देखिए एक पिंकी को पकड़ के बंद करके कुछ 6 महीने साल जो है वो शायद, अगर काश कि उससे ये मसला हल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिंकी का जो नेटवर्क है वो तो अभी तक चल रहा होगा ना, और यहाँ और दीगर मुल्क में, दीगर शहरों में जो नेटवर्क्स मौजूद है वो भी वहीं के वहीं है। और ये कैसे मुमकिन है कि सिंध हुकूमत और सिंध की पुलिस और सिंध की स्पेशल ब्रांच को ये पता ना हो कि ये धंधा कब से हो रहा है? आपको पता है कि कराची जो है वो आइस, एक कोई मूजी किस्म की एक और ड्रग है, उसका सबसे बड़ा सेंटर है उसकी प्रोडक्शन और उसकी सेल का। और ये तो ऐसी बातें कि आए दिन इसके ऊपर बात होती है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। देखिए ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और बहुत बड़ा ये प्रोसेस होगा, और उसके लिए जो गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत, उसकी टॉप की कमिटमेंट चाहिए होगी, उसके बगैर ये काम होगा नहीं, जितनी मर्जी इसके ऊपर स्टोरीज। और ये शायद सिंध तक नहीं, पाकिस्तान के और शहरों में भी, क्योंकि ये नेटवर्क इस्लामाबाद, लाहौर तक भी फैला हुआ है। आमिर साहब, ये खातून घर से मॉडल बनने निकली, बड़ी बड़ी पार्टियों में गई, फिर शौहर और भाइयों के साथ ये पूरा नेटवर्क बनाते हुए किस तरीके से उसने सीखा इसको बनाना, 12 साल से वो ये काम कर रही है, पूरी चेन चला रही है। अब ये वाकई किसी वेब सीरीज का स्क्रिप्ट है, हकीकी तौर पर सब कुछ हो रहा है, 12 साल से हो रहा है और निजाम को फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या पड़ जाएगा? अच्छा, इसकी ज़रा इकनॉमिक्स अगर आप देखें ना, तो फिर उनके ये जो कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात की है ना, शायद हमें उसकी भी समझ आ जाए। ये जिस तरह की सिंथेटिक ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, जो कि बनाना बाय द वे बहुत आसान होता है। ये जो आपकी एक DSNG साइज़ की वैन होती है ना, उसके अंदर आप एक मोबाइल फैक्ट्री लगा कर भी इस तरह की ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका ऑन द स्ट्रीट रेट अगर वो देखें, तो 1 ग्राम इस तरह की एक ड्रग का 1 ग्राम जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपए के अंदर बिकता है। अब 10 से 15 हज़ार रुपए फी ग्राम, और कहा जाता है कि जो इस ड्रग्स के, इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स के आदत होती है, उनके लिए 1 ग्राम का मतलब 1 शाम, या बड़ी हद है, बड़ी वो एहतियात करें तो 2 शामें होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनकी क्लाइंटेल क्या होगी। और ये बात मैं करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ आयशा कि हमने यहाँ पर ताकत और रसाई और तहफ़्फ़ुज़ का तो जिक्र किया ना, एक और बहुत पावरफुल एलिमेंट जो इस तरह के कॉन्फिडेंस के पीछे आपको नज़र आता है, वो है ब्लैकमेल का। कौन सा वो तबका है, पाकिस्तान का कौन सा तबका है कि जिसके बच्चे इस तरह की ड्रग्स इस्तेमाल कर सके, उनको अफोर्ड कर सके? वो जाहिर है वो पाकिस्तान का एक जिसको हम अशराफिया कहते हैं पाकिस्तान की, जिसमें सियासतदान भी होंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, जिसमें मल्टीनेशनल के एम्प्लॉयज़ भी होंगे, जिसमें बैंकर्स भी होंगे। ये उनकी औलादें हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के लोग जो हैं वो जब इस तरह की क्लाइंटेल को क्रिएट करते हैं अपने लिए, उनको इस्टेब्लिश करते हैं,
تو وہ ایویڈنس کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ جو وقت اس وقت انمول بی بی کے اوپر آیا ہوا ہے وہ کسی وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. سو اس سارے ایویڈنس کی موجودگی کے اندر ظاہر ہے پھر ان کو بڑا کانفیڈنس اور ان کو بڑا یقین بھی ہو سکتا ہے. یقین تو ہوگا ہی کہ جن لوگوں نے میرے خلاف کارروائی کرنی ہے اور جو لوگ وعدے کر رہے ہیں میرے خلاف کارروائی کرنے کے, ان کے اپنے بچوں کے خلاف میرے پاس یہ ایویڈنس ہے. تو یہ اتنا بری طرح سے یہ جڑوں میں پاکستان کی, ہمارے معاشرے کی, خاص طور پہ ہماری ینگر جنریشن کی جڑوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس لیے اس طرح کے لوگ اتنی دیر تک, آپ نے کہا نا 12 سال سے وہ پورا خاندان مل کے یہ کام کر رہا ہے, تو اتنی دیر تک وہ اس لیے چلا سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کس کی کون سی رگ ان کے ہاتھ میں ہے جس کو مشکل آنے پہ وہ مروڑ سکتے ہیں, اس کو تکلیف دے کر اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. That is the sad reality of this situation. زیغم صاحب, ہے تو سیڈ ریئلٹی. یاد ہوگا اس سے پہلے ارمغان کیس بھی سامنے آیا تھا, وہ بھی اتنا ہی بڑا نیٹ ورک تھا, اسی طریقے سے پورے ملک میں ڈرگ سپلائی کر رہا تھا. قریباً وہ بھی کیس شاید ختم ہونے کے قریب ہے اس وقت. یہ پھر ایک کیس ہے, وہ کہتی 24 گھنٹے سروس آن لائن ہے, ڈیلیوری موجود ہے. کسی کے علم میں نہیں کہ خاتون اتنی طاقتور ہے یا نظام بالکل بیکار ہو چکا ہے. عائشہ, کچھ عرصے پہلے مجھے ایک ڈرگ پیڈلر کا پتہ چلا, ایک عام تام ڈرگ پیڈلر کا, کہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور بڑی ڈھیر ساری منشیات اس سے برآمد کی ہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور عدالت میں پولیس نے بتایا ہے جو مال مسروقہ تھا وہ منشیات تھی ہی نہیں, وہ چونا شونا تھا, اور اس کی فوراً ضمانت ہو گئی. دس از ہاؤ آور سسٹم ورکس. پھر آپ نے جو بتایا کہ پنکی ایک نظام چلا رہی تھی, تو چونا پھر وہ انتظامیہ نے استعمال کر لیا ہوگا کہیں پہ وائٹ واش کر کے. جی بالکل, انہوں نے سیل کر دیا ہوگا. دیکھیں پولیس ضائع نہیں کرتی کسی چیز کو, وہ اس کا کوئی استعمال میں لاتی ہے نا. وہ آگے ایک پورا نیٹ ورک ہے اور پولیس کو پتہ ہے. دیکھیں پولیس کے بغیر یہ نیٹ ورک چل ہی نہیں سکتا, اینٹی نارکوٹکس کے بغیر چل نہیں سکتا. ایک ایک آدمی کا انہیں پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو بیٹھ کے یوز کرنے والے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد ہے, 70 لوگ ہیں, 70 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نہیں ہوگا, لیکن جو 50,000 لاکھ پاکستان میں لوگ نشہ بیچتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہوتا ہے. اور پنکی جیسا نظام تو چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اوپر ایک نظام نہ ہو. اور عامر صاحب نے جیسے دیکھے بتایا کہ یہ کوکین پیتا کون ہے. دیکھیں عام تام جو غریب آدمی ہے وہ تو جاتا ہے کہیں بھنگ لے لے گا, چرس لے لے گا, افیون لے لے گا, کچھ ایسی چیز لے لے گا, لیکن اتنا مہنگا نشہ یہ تو الیٹ کرتی ہے نا, صاحب لوگوں کے بچے کرتے ہیں نا. اور جب صاحب لوگوں کے بچے کرتے ہیں تو پھر پنکی کے آپ ذرا صرف فون کی لسٹ دیکھیے کہ اس کے فون پہ کس کس کے نمبر ہوں گے, اور آپ کے پاکستان کے سسٹم میں آپ کے فون پہ کن کے نمبر ہوتے ہیں, اسی سے طے ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی طاقت کتنی ہے. یہ اعتماد اس کی ہوا میں سے نہیں آیا تھا, بلکہ یہ اس کی کانٹیکٹ لسٹ کا اعتماد تھا. اور پھر جب اتنا بڑا سسٹم وہ چلا رہی تھی تو یہ ایسے اس کو مفت میں تو معاف نہیں کیا جا رہا تھا نا. ظاہر ہے وہ پے بھی کر رہی تھی, جن کو پے کر رہی تھی انہوں نے اس کا خیال بھی تو کرنا ہے نا, وہ خود بھی تو کمپرومائزڈ ہیں. تو ایک طرف وہ قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ خود کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, دوسری طرف جو یوزرز ہوتے ہیں وہ ان کے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہے. ظاہر ہے اس کو ان پارٹیوں کا بھی پتہ ہے, ان کے تعلقات کا بھی پتہ ہے, ان کی عادتوں کا بھی پتہ ہے, تو اس لیے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور ہماری حکومت تو ان کے لیے تو یہ کوئی پرائرٹی پر نہیں ہے, کہ 70 لاکھ لوگوں میں سے 60 لاکھ لوگ تو غریب ہیں نا, نہ ڈیٹا ہے, نہ ٹریٹمنٹ کیپیسٹی ہے, نہ ہیلتھ سسٹم اس کو اون کرتا ہے, تو بس یہ ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. اور پنکی جیسا نظام چلا رہی ہے, آپ نے کہا اس کے اوپر بھی اور یہی پنکی نے بتایا کل کے آئینہ دکھایا کہ یہ پڑا ہے نظام, کر لو جو کر سکتے ہو.